आज हम रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से एक कंपनी का डिटेल में बिजनेस मॉडल कवर करने वाले हैं और इंडस्ट्री ओवरव्यू भी समझेंगे कि सेक्टर में क्या टेलविंड्स चल रही हैं। फिर लास्ट में हम क्या कैपेक्स प्लान है, क्या ग्रोथ ट्रिगर्स या फंडामेंटल ट्रिगर्स प्ले आउट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं वीडियो पे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं सेकंड कंपनी भी एक कवर करूंगा बोनस के रूप में, जिसके रिजल्ट्स आ गए हैं, उसका डिटेल हमने बिजनेस मॉडल सब कवर किया था। बस मैं Q1 के हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे उसके फ्रेंड्स सीधा चलते हैं वीडियो पे। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप इसको किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं समझेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट कंपनी जिसके बारे में आज हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है गणेशा इकोस्फीयर लिमिटेड। तो अब देखिए कंपनी क्या करती है, एकदम लेमैन लैंग्वेज में सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसका बिजनेस मॉडल देखो। कंपनी पेट बॉटल जो हैं उसको, मतलब जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं उसको कलेक्ट करती है, उसके बाद सेग्रीगेट करके उसको रिसाइकल करती है और उससे 3 प्रोडक्ट्स मेन बनाती है। ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स क्या वो मैं दिखाता हूँ। एंड इसकी एंड यूज़र किस इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, सिंपल चिप्स बनाती है कंपनी, ठीक है, और फाइबर्स और ग्रेनुअल्स बनाती है। तो ये जो तीनों जो चिप्स हैं, फाइबर्स है, ग्रेनुअल्स है, वो हमारी यूज़ होती है। एक तो देखो बॉटल ग्रेड प्लास्टिक्स में, मतलब पैकेजिंग इन फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में यूज़ होता है फॉर पैकेजिंग नीड्स। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे अप्रूवल लगते हैं कि ठीक है फूड ग्रेड पैकेजिंग के लिए। तो जो भी, मतलब जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, जो फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री से कंपनियां हैं, वो ये चिप को सोर्स करती हैं इससे, किससे, गणेशा इसको इकोस्फीयर लिमिटेड से। दूसरे जो हैं इसकी जो एंड यूज़र जो इंडस्ट्री है वो है, देखो जैसे आर पैड चिप्स। ये जो चिप्स है जो रिसाइकल करके ये बनाती है, वो जो मतलब आजकल हाई क्वालिटी के फैब्रिक्स आ रहे हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो यूज़ होते हैं। हाँ, जैसे ब्रांडेड अप्रैल या टेक्सटाइल ब्रांड्स हैं वो यूज़ करती हैं, उससे फिर वो अपने फैब्रिक्स वगैरह बनाती है। ठीक है, और सेम एज इट इज़ ये जो आरपेट फाइबर्स हैं वो भी, और यान्स है, जो फाइबर्स और यान्स हैं जो भी प्लास्टिक को ये रिसाइकल करके सेल करती है ब्रांडेड प्लेयर्स को, वो लोग भी जस्ट टेक्सटाइल, मतलब अप्रैल में अपना यूज़ करते हैं टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। देखो इसका वैल्यू चेन भी आप देख सकते हो चार्ट में, बहुत अच्छा क्लियर इन्होंने दिया है अपने PPT में। बॉटल कलेक्ट किए, उसके बाद फिर रिसाइकलिंग फैसिलिटी में ले गए, फिर फ्लैग्स बनाए, ग्रेनुअल्स बनाए, फिर एंड यूज़र इंडस्ट्रीज़ को सेल किए, जहाँ जहाँ से वो बॉटल्स बना सकते हैं, फाइबर्स बना सकते हैं, बैग्स एंड कंटेनर, शीट्स एंड फिल्म, बहुत सारे वास्ट एंड यूसेज है मतलब इसका। अब देखो इसकी जो डोमेन एक्सपर्टीज़ है और कहाँ पे इकोनॉमिक मोड क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि इंडस्ट्री ओवरव्यू देखते हैं हम, ऐसा क्या चल रहा है इंडस्ट्री में। देखो फ्रेंड्स, पैसा कहाँ बनता है, मुद्दे की बात में अब हम आते हैं। पैसा वहाँ बनता है जहाँ कुछ ना कुछ फंडामेंटल ट्रिगर छुपा हो, कुछ ना कुछ फंडामेंटली चेंज हो रहा हो बिजनेस में, क्या कैटलिस्ट प्ले आउट हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने मतलब साइंस में, केमिस्ट्री में पढ़ा था अपने स्कूल लाइफ में कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन करना है, मतलब H2 या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से अगर H2O बनाना है, वाटर बनाना है, तो कुछ ना कुछ कैटलिस्ट डालेंगे तो वो बहुत तेज़ी से हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगा, जो भी हमको केमिकल कंपाउंड चाहिए बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे कैटलिस्ट ढूंढते रहते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। और मैंने हर बार अपने वीडियोज़ में बताया कि सेक्टर टेलविंड्स जहाँ होगी वहीं आपका 60% काम तो आपका हो गया। ठीक है, 60%, क्योंकि कंपनियां जिसमें सेक्टर टेलविंड चलते रहता है वही पैसा कमा के देती है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या टेलविंड्स हैं। देखो अभी जो है, एक तो देखो गाइडेंस जो है कि इंडिया की पेट बॉटल जो प्रोडक्शन है
वो 10% CAGR से ग्रोथ होगी, ठीक है। और आप देखोगे कि अभी बहुत बड़ा एक मुद्दा बन चुका है, प्रॉब्लम बन चुका है प्लास्टिक, ठीक है। और प्लास्टिक के लिए बहुत मतलब नॉर्म्स आ रहे हैं, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आ रहे हैं कि उनको रिसाइकल किया जाए, फेंका नहीं जाए, और रेगुलेशंस बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए कि अभी एक EPR रेगुलेशंस और आया है। देखो जैसे जो भी कंपनीज़ में, मतलब जो भी ब्रांडेड, जैसे हमने बताया इंडस्ट्री में ये ग्रेनुअल्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो अभी तक क्या नॉर्म्स थे कि 30% उनको रिसाइकल्ड कंटेंट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, FY26 तक, जो कि अब होने वाला है। यहाँ पे आप देखो ये इन्होंने बहुत अच्छा चार्ट दिया है, रिसाइकलिंग टारगेट। जैसे क्या है, जो रिजिड प्लास्टिक्स हैं उसमें मतलब एंड यूज़र जो इंडस्ट्री है उनको 80% कम से कम रिसाइकल कंटेंट यूज़ करना पड़ेगा, जो भी वो मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। फ्लेक्सिबल जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, जो भी कंपनियां पैकेजिंग के मटेरियल बनाती हैं, उनको 60% रिसाइकल मतलब कंटेंट यूज़ करना पड़ेगा। फिर मल्टी लेयर पैकेजिंग में 60%, कंपोस्टेबल प्लास्टिक में 80% अराउंड। तो लगभग लगभग FY26 से 29 तक ये ऑलमोस्ट डबल होने वाला है नॉर्म्स के हिसाब से, ठीक है, कि हमको 60% कम से कम रिसाइकल्ड कंटेंट ही यूज़ करना पड़ेगा अगर हम मतलब कोई भी पैकेजिंग या रिजिड प्लास्टिक्स या बना रहे हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हो गया, तो यही एक टेलविंड्स ला सकता है सेक्टर में, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि इस कंपनी में क्या प्ले आउट हो रहा है, क्या फंडामेंटल ट्रिगर है ना। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि भाई सर्च करते रहें, कुछ ना कुछ कंपनीज़ में चल रहा होगा तभी वो पैसा बना के देगी, या तो फिर उसमें प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, कोई नया प्रोडक्ट वो ला रही है, जैसे कि हाई मार्जिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में शिफ्ट हो रही है, या फिर न्यू ज्योग्राफी में एंटर कर रही है, या प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है। मतलब कुछ ना कुछ तो फंडामेंटली प्ले आउट होता है, तभी वो कंपनी पैसा बना के देगी। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो कंपनी 725 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, और ये जो हाई मार्जिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, ये जो आरपेट वाला जो जो ग्रेनुअल्स है, जो जिसकी एंड यूज़र इंडस्ट्री मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्सटाइल में, फैब्रिक्स में, और जो प्लास्टिक बॉटल का हमने जिक्र किया, ठीक है, फूड एंड रिजिड प्लास्टिक्स जो फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में यूज़ होती है, तो उसकी कैपेसिटी ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स करने जा रहे हैं। जैसे FY25 में अराउंड 42,000 टन पर एनम की है, मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है। ये अराउंड अराउंड FY26 में 64,000 की हो जाएगी। उसके बाद ये 1,32,000 की हो जाएगी FY27 तक, आने वाले 2 साल में। मतलब जो आरपेट वाला, जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, उसकी उसको ये ऑलमोस्ट ट्रिपल कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी। तो ये हाई मार्जिन वाला बिजनेस है, ठीक है। और ये टारगेट कर रहे हैं, वो मैंने डिटेल AI में समरी बनाई है, मैं बताता हूँ, ग्रोथ भी इनका गाइडेंस भी, वो लगभग रिवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा 65%। तो ये बहुत बड़ा मतलब फंडामेंटल ट्रिगर प्ले आउट हो सकता है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। हाँ, कंपनी ने अभी FY25 में जो इनके जो फाइनेंशियल्स थे, वो लगभग लगभग 1400-1500 करोड़ के आसपास किया था, और ये टारगेट कर रहे हैं FY27 तक ऑलमोस्ट 2600-2700 करोड़ का टर्नओवर करेंगे आने वाले 2 साल में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि 725 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं, मैंने आपको दिखाया। आरपेट जो ग्रेनुअल्स हैं जो यूज़ होते हैं, यूसेज भी बता दिया मैंने आपको। यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट इसका रिवेन्यू डबल हो जाएगा आने वाले 2 साल में। और वैल्यू एडेड शिप जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखो द प्रोपोर्शन ऑफ हाई मार्जिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है वो राइज होने वाला है फ्रॉम 40% टू अराउंड 60% के आसपास ओवर द नेक्स्ट 2 years। सो दे आर एमिंग फॉर अराउंड 65% कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम हाई मार्जिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। यही जो ग्रेनुअल्स वाला जो प्रोडक्ट्स है, मैं एक बार फिर से आपको चार्ट में दिखा देता हूँ। जो जो यूज़ होता है ग्रेनुअल्स, मतलब जो
यार्न्स में, फैब्रिक्स में और प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह में, ठीक है। बाकी ये जो इसके जो पुरानी कैपेसिटी है उसको इन्होंने नहीं बढ़ाया है, जैसे फाइबर है ना, आरपेट फाइबर, फ्लेक्स वगैरह जो भी है, क्योंकि ये लो मार्जिन बिजनेस है। अब थोड़ा सा देखो, मार्जिन गाइडेंस भी ये जो दे रहे हैं, मार्जिन गाइडेंस भी देखो इन्होंने क्या किया है कि 14 to 15% का मार्जिन की गाइडेंस दी है, जो कि अब इनका पास्ट आप देखोगे तो लगभग 10, 11, 12% के आसपास इनका मार्जिन रहता था। अभी साल 1.5 साल से 14 to 15% हो चुका है मार्जिन, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको, लास्ट देखो 10, 12, 13% ऐसा, अब ये 14% के आसपास इन्होंने मार्च 25 में किया है। और अगर ये जो हाई मार्जिन वाला जो बिजनेस है, एबिटा मार्जिन मतलब मैं अभी एबिटा ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर रहा था, तो ये जो है 20-21% अराउंड होगा इसका एबिटा मार्जिन। तो बहुत जंप आ सकता है फ्रेंड। देखो, रेवेन्यू तो डबल हो ही सकता है अगर थीसिस प्ले आउट हुआ और हाई मार्जिन वैल्यू एडेड बिजनेस रहा, तो ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा, कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। अब देखो, ये तो थीसिस पॉइंटर्स हो गए। अब हमको रिस्क फैक्टर्स को नज़रअंदाज नहीं करने, मैं थोड़ा सा रिस्क भी आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। देखो, एक तो जो है मतलब जो रेगुलेशंस हैं, अगर उसमें ऊपर नीचे कुछ हुआ, ठीक है, कि भाई रेगुलेशंस चेंज हुए, जो नॉर्म्स अभी बोल रहे हैं कि 60% यूज़ करना चाहिए, वो अगर नहीं हुआ, फिर इतनी बड़ी कैपेसिटी कर रही है, 725 करोड़ की कैपेसिटी ये ला रही है, वो एग्जीक्यूट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, तो प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए। इसलिए हम अपने वॉच लिस्ट में रखें, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम ट्रैक करते रहें कि इनका कैसा चल रहा है। अब देखो, ये इंडस्ट्री बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब इसको आप एज अ मतलब डबल एज स्वॉर्ड मान सकते हो। ये रिस्क भी है बहुत बड़ा, लेकिन ये अगर प्रॉपर से एग्जीक्यूट कर ले तो मतलब अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से कलेक्ट करना, इतने लोगों से प्लास्टिक बॉटल कलेक्ट करना, फिर ब्रांड से टाई अप रेगुलर उनको सप्लाई करना, एक बहुत चैलेंजिंग वर्क है। तो ये रिस्क फैक्टर है बहुत बड़ा कि प्रॉपर आप कितना इफ़िशेंटली आप कलेक्ट कर पा रहे हो प्लास्टिक बॉटल्स, कितना इफ़िशेंटली आप अपने कस्टमर से रिलेशन बना सक रहे हो लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक मोड की बात कर रहा था मैं कि जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, वापस चलते हैं हम बिजनेस मॉडल में। हाँ देखो, जैसे इनके जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशंस एंड कलेक्शन नेटवर्क विद 300 सप्लायर्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने जो जेवीज की है, मतलब टू सिक्योर, मतलब यही जो है पेट के जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं ये सब है ना, उससे काफ़ी इन्होंने अभी जेवी की एक पार्टनरशिप की। उसके बाद फिर 400 से ज़्यादा क्लाइंट्स को सप्लाई करना हो ग्लोबल में, 20+ कंट्रीज़ में भी, मतलब ग्लोबल एक्सपोर्ट से तो अराउंड 10% ही रेवेन्यू आता है इसको, लेकिन जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं उनसे लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना, तो वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग है। मतलब हर कोई देखो, जैसे हमने मनोरमा इंडस्ट्री की भी बात की थी कि उनका 1-2 डेकेड का है कि वो ट्राइबल से कलेक्ट करते हैं अपने जो भी सीड्स वगैरह, जिससे कोकोआ बटर बनाते हैं। तो ऐसे ही ये छोटे छोटे नेटवर्क से बना के कोई कलेक्शन करना अपने आप में बहुत चैलेंज है। और देखो, इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है क्योंकि ये इंडिया में फर्स्ट है पेट रिसाइकलिंग में, ठीक है। देखो, इन्होंने बताया भी लीडिंग पेट रिसाइकलिंग रिवोल्यूशन विथ अर्ली मूवर डोमिनेंस B2B आरपेट ग्रेनुअल्स स्पेस में, तो ये इनका एक एडवांटेज भी साबित हो सकता है बहुत बड़ा। तो फ्रेंड्स, आई होप क्लियर है आपको, इसका इकोनॉमिक मोड भी आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, और रिस्क फैक्टर भी आपको क्लियर है। थोड़ा सा फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं कि FY25 में कैसे रहे इसके फाइनेंशियल्स। देखो, रेवेन्यू लगभग 30% से ग्रोथ आई, और पैट ऑलमोस्ट मतलब 2.5 गुना हो गया, मतलब 250%, 2.5 टाइम्स हो गया ऑलमोस्ट, 40 करोड़ का 103 करोड़, ठीक है। तो अब देखो फ्रेंड्स, सेल्स इसका 30% लगभग बढ़ा, पैट इसका ऑलमोस्ट। इसमें हम अदर इनकम देखें, अदर इनकम में कोई खास जंप नहीं आया है, तो पैट ग्रोथ अच्छी आई है। तो ये था फ्रेंड्स गणेशा इकोस्फीयर लिमिटेड के बारे में। अब जो दूसरी कंपनी है रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से, पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स। अच्छा देखो, आज मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ 15% से जंप हुआ है, मतलब ये इसका चार्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स का मतलब चार्ट भी हमको शो कर रहा है कि
हैवी मतलब वॉल्यूम्स के साथ प्राइस में भी काफ़ी जंप है। अब इसकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो इसका बिजनेस मॉडल हमने डिटेल में कवर किया था, वो आपको मिल जाएगा चैनल में, डिस्क्रिप्शन में मैं हम डाल देंगे। थोड़े से इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं अभी। बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स आए हैं इसके। हाँ, देखो रेवेन्यू 36% से जंप हुआ है Q1 FY26। दूसरा पैट जो आया है वो 90% से जंप आया है, ठीक है, मतलब 145 करोड़ से सीधा सीधा 276 करोड़। एबिटा में भी जंप आया, एबिटा मार्जिन्स में भी जंप आया। देखो इन्होंने गाइड किया था कि 7-8% तक ले जाएंगे एबिटा मार्जिन, 230 तक। तो अभी से एग्जीक्यूशन इतना अच्छा है, मतलब देखो यही कंपनियां, जो कंपनी वॉक द टॉक रहे मैनेजमेंट, हमको बैट ऐसी कंपनी पे ही करना है, बोलता तो हर कोई है। हमको प्रॉपर मैनेजमेंट का टोन समझ के कि वो कैसा सोच रहे हैं क्या है, उसके बाद फिर ट्रैक करते रहना हर क्वार्टर पे अपने को। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स इसका विजन देख लेते हैं 230 वाला। जैसे हमने लास्ट टाइम भी आपको तो वीडियो में तो मैंने खैर डिटेल में कवर किया ही है। लेड रिसाइकलिंग में बहुत मतलब पाइनियर है ये भी। तो 20% CAGR से ये टारगेट किया था इन्होंने। प्रॉफिटेबिलिटी भी 20% CAGR से ग्रो करेगी 2030 तक। फिर ROC 20% प्लस रहेगा, एबिटा मार्जिन 8% प्लस रहेगा। 60% से ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट करेंगे। देखो इसमें भी यही फंडामेंटल ट्रिगर प्ले आउट हो। देखो स्टोरी सेम रहती है हर जगह, हमको मेन स्टोरी फंडामेंटल में फोकस करना है कि क्या कैटलिस्ट प्ले आउट हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं फंसना है। अब जैसे इनका जो कैपेसिटी, इनका भी पोस्ट जो एक्सपेंशन ये कर रहे हैं, लेट कैपेसिटी डिटेल में हमने वीडियो में बताया है कि उसकी 2 लाख के आसपास मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं डिटेल में जाके वीडियो। तो फ्रेंड्स हाँ हाँ, हमने वैल्यूएशंस भी कवर किया था उसमें बहुत अच्छा डिटेल में, तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम भी हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।